नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास देख रहे हैं और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। माइंड मैप पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। साथ ही यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी, इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी में पेट 2025, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, यानी माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित इस महत्वपूर्ण लेक्चर को देखते हैं। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं सारे टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत पर जो भी टॉपिक यहाँ दिए गए हैं सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। सारे लेक्चर को आप सर्च करके इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो यह जो टॉपिक इसमें दी गई है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें जो ये टॉपिक इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। और इसमें हम जो देख रहे हैं वर्तमान टॉपिक वह स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम और द्वितीय चरण को हमने देख लिया। तृतीय चरण गांधी युग है। गांधी युग का जो अंतिम चरण है उस पर हम विस्तार चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस लेक्चर में देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के तृतीय चरण यानी गांधी युग को। तो आज के महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पूर्व इससे पूर्व का जो लेक्चर था उस पर यानी पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो इससे जस्ट पूर्व का लेक्चर था वो इस पर आधारित था। हमने देख लिया था कि विभिन्न प्रांतों में जो सरकार थे इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया। इसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन को हमने विस्तार समझ लिया है। हरिपुरा और त्रिपुरी संकट को हमने विस्तार समझ लिया है। आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं यानी इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 1934 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव को हमने विस्तार समझ लिया है। प्रांतीय चुनाव 1937 को भी विस्तार से लिया। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है प्रांतीय चुनाव 1937, इसको हमने विस्तार समझ लिया है। इसके अलावा गांधी जी द्वारा हरिजनों हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों को हमने विस्तार समझ लिया है। आप लेक्चर में जाकर सारे जो लेक्चर है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पुनः समझौता को भी हमने महत्वपूर्ण रूप से देख लिया है। और इसके बाद देखें तो यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसके प्रारंभिक चरण के रूप में दांडी मार्च वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 में हमने चर्चा की। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार किस प्रकार से होता है इसको हमने समझ लिया है। इसके अलावा देखें तो इसमें जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को हमने समझ लिया है और इसकी प्रमुख बातें क्या थी इस पर हम विस्तार चर्चा कर लिया। इसके अलावा देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय कुश सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर भी हमने विस्तार चर्चा कर लिया पूर्व के लेक्चरों में। यहाँ पर थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 देखें तो इसका प्रारंभिक चरण जो होता है दांडी मार्च से शुरू होता है। हमने देखा था कि जो असहयोग आंदोलन था वह चौरा यानी 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद 6 वर्ष तक जो है गांधी जी जो है अज्ञातवास में रहते हैं। इसके बाद गांधी जी देखें तो दांडी मार्च और यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में दांडी मार्च से इनकी पुनः जो है सक्रिय राजनीति के रूप में इनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं। तो इसमें देखें ऐसे कतिपय पहलू थे जिसके आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से भिन्न था। किस प्रकार से भिन्न था इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि इस आंदोलन ने यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। यानी इंपॉर्टेंट यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू किया गया था इसका देखें तो आंदोलन जो है पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। आंदोलन ने कानून की अवज्ञा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन में असहयोग था। यानी ध्यान देना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार बनाया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखें तो बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ी गिरावट आई थी तथा विरोध प्रदर्शन में उसने यह तत्परता नहीं दिखाई जैसा कि असहयोग आंदोलन में दौरान देखी गई थी। उदाहरण देखें तो वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना, छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना यह असहयोग आंदोलन के दौरान था। इसके बाद देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी। यानी देखें तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें मुसलमानों की सहभागिता कम थी, जबकि असहयोग आंदोलन में ज़्यादा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई बड़ा श्रमिक विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ था, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों एवं व्यावसायिक
व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की क्षतिपूर्ति कर दी थी। यानी इसमें कोई श्रमिक आंदोलन नहीं हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन देखें तो राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुना से अधिक थी। संगठित रूप से कांग्रेस ज्यादा सशक्त हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके अलावा देखें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखें तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इससे 6 दिन पहले भगत सिंह राजगुरु, यानी 6 दिन पहले का मतलब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने बचाने की कोशिश की थी, तथापि भारतीय गांधी जी से अत्यधिक नाराज थे। गांधी जी से अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यानी गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए था, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था, ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना की थी। इस कराची अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। यानी कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की मुख्य विशेषताओं में शामिल था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसके अंतर्गत देखें तो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता की मांग की गई थी, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, जाति धर्म एवं लिंग इत्यादि सेक्टर कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिए जाने की बात कही, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव रखने की बात कही गई, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गारंटी की बात कही गई थी, अल्पसंख्यकों विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति भाषा एवं लिपि की सुरक्षा गारंटी जो है इसमें बात की गई थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव में यह प्रावधान सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। हमने पूना समझौता को विस्तार से देख लिया था। पूना समझौता देखें तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो गांधी जी जो है पूना समझौता के दौरान यह पूना में यरोदा जेल में थे। यानी गांधी जी उस दौरान देखें तो जब यह पूना समझौता हो रहा था तो यह पूना के यरोदा जेल में थे। तो गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे, यानी अम्बेडकर जी तो थे, और गांधी जी की तरफ से प्रतिनिधिक रूप में जो हस्ताक्षर किए थे उसमें मदन मोहन मालवीय जी शामिल थे, साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और स्वतंत्र दास टंडन और राजगोपाल के प्रयासों से ये पूना समझौता हुआ था। यानी हस्ताक्षरकर्ता लोग शामिल थे। गांधी जी जेल में थे उस दौरान जब पूना समझौता हो रहा था। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पूना समझौता किनके बीच में हुआ था, इन हस्ताक्षर कौन किए थे। यानी पूना समझौता के दौरान गांधी जी कहाँ पर थे, तो ये यरोदा जेल में थे और उनका स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिर रहा था क्योंकि वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इसके अलावा अभी हमने लेटेस्ट में देखा था इसमें त्रिपुरी संकट को, त्रिपुरी हरिपुरा और त्रिपुरी संकट यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अधिवेशन कांग्रेस के हैं। तो इसमें त्रिपुरी संकट को हमने देखा था कि इसमें जो है त्रिपुरी संकट के दौरान देखें तो इसमें जो है कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो उम्मीदवार बनाया जा रहा था, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस कर ली थी। तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी महात्मा गांधी जी द्वारा समर्पित जो यानी जिनको समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने, सीतारमैया जी थे, ये बीच जो है चुनाव हुआ था। इसमें गांधी जी जीतते हैं, परंतु अपनी कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। यानी सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि शुरुआत में ही इनको अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा किया जा रहा था, परंतु इन्होंने मना कर दिया था। तब गांधी जी ने सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया था, यानी समर्थन दिया था, परंतु इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत। चलिए आज के लेक्चर को देखते हैं इस नोट के माध्यम से। तो इसमें देखें कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में देखें तो जयप्रकाश नारायण जी, नरेंद्र देव जी, इसमें देखें कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 की देखें तो इसमें जानकारी जो महत्वपूर्ण रूप से यह है कि इसमें जयप्रकाश नारायण जी, नरेंद्र देव जी, अच्युत पटवर्धन जी और मीनू मसानी द्वारा इसका गठन किया गया था। यानी इसमें देखें तो पूछेगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 के गठन या संस्थापक कौन रहे, तो इतने लोग रहे, जयप्रकाश नारायण जी, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी द्वारा इसका गठन किया गया था। पहला सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में, यानी वर्तमान में जो मुंबई है उसको बम्बई कहा जाता था। तो पहला सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में अध्यक्ष इसके यानी पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव जी बनाए गए थे। यानी नरेंद्र देव जी देखें इसके फाउंडेशन में शामिल हैं। तो पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव जी, सचिव जयप्रकाश नारायण जी बनाए गए थे, सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके बाद देखते हैं बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 का देख लेते हैं। तो बम्बई के 21 व्यापारियों द्वारा प्रस्तावित
यानी बम्बई के जो है 21 व्यापारियों 21 जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा प्रस्तावित यह बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 का था। इसमें प्रत्यक्षतः समाजवादी आदर्शों का विरोध किया गया था। इसमें जो प्रत्यक्षतः यानी डायरेक्ट रूप से समाजवादी आदर्शों का विरोध किया गया था बॉम्बे मैनिफेस्टो में। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, यह अक्सर पूछा जा सकता है कि किसने प्रत्यक्षतः समाजवादी आदर्शों का विरोध किया गया था। तो इसमें बॉम्बे मैनिफेस्टो में, और बॉम्बे मैनिफेस्टो में कितने व्यापारियों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 21 व्यापारी इसमें शामिल थे, बिजनेसमैन शामिल थे बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 में।